हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वल्लाना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत कमाल की होने वाली है। यहाँ से दोस्तों लगातार 15 वर्षों से एग्जाम में परिश्रम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर पेन लेके जरूर बैठना। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ पेपर पेन लेके बैठना और क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करना, एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना दोस्तों, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य प्रयास है। आपका सिलेक्शन इस बार होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, केवल बैठ के कथा सुनने से नहीं होगा कि सत्यनारायण भगवान कथा हो रही है सुने। मैं बार बार इस सब को क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप पेपर पेन लेके बैठे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न रहा कि ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोगों से बचाता है। तो दोस्तों ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है, तो उत्तर में नोट कर लेना, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। इन 3 रोगों से ट्रिपल एंटीजन बचाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आराम चलेंगे, बहुत ही प्यार की देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं प्यारे साथी। चलिए प्रश्न रहा, किस तत्व के कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो किस तत्व के कारण दोस्तों मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। दोस्तों आयरन की कमी के कारण। उत्तर में नोट करना प्यारे साथियों, किसकी कमी के कारण, तो आयरन की कमी के कारण। अगला प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न आज किसका रहा दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों इस वीडियो में। ठीक है, चलिए प्रश्न नोट करना कि एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो एटिनिल किसके प्रयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों के उत्तर में लिखना, रक्तचाप घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथी। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छी लगी तभी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे साथी। ठीक है, पित्तरस का कार्य क्या होता है। जब भी एग्जाम में पूछ दे कि पित्तरस का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों उत्तर में लिख लेना, वसा का क्या होता है, वसा का एमएलसी-करण। क्या होता है, वसा का एमएलसी-करण होता है। क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसे ही याद हो जाए। ठीक है ना, चलिए मुझे पता है कि आप दोबारा पढ़ने वाले नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 5वां रहा कि सीड्स क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सीड्स क्या है। तो जब भी एग्जाम में पूछे तो इसका उत्तर हमेशा देना है दोस्तों, घातक मृत्यु रोग है। सीड्स क्या है, तो घातक मृत्यु रोग है। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न नोट करना, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, किस में निर्धारित होती है दोस्तों, तो ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न नोट करते हुए चलना दोस्तों कि अंधों के पढ़ने की लिपि क्या होती है। अंधों के पढ़ने की लिपि क्या होती है, तो दोस्तों अंधों के पढ़ने वाली लिपि को क्या कहते हैं, तो ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जब भी एग्जाम में पूछे गलत नहीं करना है दोस्तों, इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न नोट करना, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। तो किसने दी थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हार्वे ने दी थी। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से मैं कुछ फंसा हूँ, इसलिए आपकी वीडियो नहीं आ पा रही है। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद मैं घर पर पहुँचता हूँ, थोड़ा बाहर फंस गया हूँ, तो उस आपकी दोस्तों सभी वीडियो कंटिन्यू चलने लगेगी टाइम टेबल के हिसाब से। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न नोट करना दोस्तों कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था, तो वाटरमैन ने किया था। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों है दोस्तों, इस चैनल आपका परिवार है, अपने परिवार से जुड़िए। यहाँ मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट सभी कराए जाते हैं प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न रहा कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है दोस्तों, तो नोट कर लेना, उत्तर में हिंग ज्वाइंट है। क्या ज्वाइंट है, हिंग ज्वाइंट है। अगला प्रश्न नोट करना कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो किसके कारण दोस्तों मूत्र का रंग पीला होता है, तो दोस्तों उत्तर लिखना, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो धोने का सोडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जेनेटिव कोड की खोज किसने की थी। बहुत बार पूछा एग्जाम में प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में बनते हैं और शायद यही क्वेश्चन से आप एक नंबर से रह जाते हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो जब भी पूछे जेनेटिक कोड के खोज किसने की थी, तो दोस्तों हरिगोविंद खुराना ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। आइए, पीने के पानी में क्लोरीन
क्यों मिलाई जाती है? तो क्यों मिलाई जाती है दोस्तों? तो क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। दोस्तों अगर पानी में कीटाणु रहते हैं ना, तो क्लोरीन के मिलाने पर पानी शुद्ध हो जाता है और जैसे कीटाणु उसके मर जाते हैं। अगला प्रश्न नोट करना, घेघा रोग किस कमी के कारण होता है? तो घेघा रोग किस कमी के कारण होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न नोट करना दोस्तों कि दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? तो दूध के दांत 16 वर्ष की आयु तक आपके दूध के दांत गिर जाते हैं। कितने होते हैं दूध के दांत? तो कितने होते हैं? 20 होते हैं दोस्तों। इसी को अस्थायी दांत भी कहा जाता है। एग्जाम पूछते हैं कि अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 20 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करना, दूध से दही जमाने में कौन सी जीवाणु काम आते हैं? दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आते हैं। जब भी एग्जाम में पूछे कि दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम में आते हैं। अगला प्रश्न, किसे भारी जल कहा जाता है? किसे भारी जल कहा जाता है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ दोस्तों, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से नोट करना, ठीक है ना। जब भी पूछे कि किसे भारी जल कहा जाता है, तो उत्तर में दोस्तों आंसर हमेशा आप लिखना ड्यूटोरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं होता है? तो दोस्तों तेल से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों लार की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। अब क्षारी को मत लगा के आना कि लार की प्रकृति क्षारी होती है, नहीं, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। चलिए प्रश्न रहा कि किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? आंसर में लिख लेना कि एनरिको फर्मी ने की थी। ठीक है, कहीं कहीं केवल फर्मी ही मिल जाएगा आपको, तो आप याद रखिएगा पूरा नाम, इनका पूरा नाम है एनरिको फर्मी। चलिए प्रश्न रहा कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर हमेशा लिखना कि विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों रहा कि जल का क्वथनांक अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि उसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोजन आबंध से बने होते हैं। आइए 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो Ca और Mg कार्बोनेट के कारण होती है। दोस्तों इसका मैंने रासायनिक, आप इसका नाम पूरा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके वीडियो में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्प्रेरक एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो जो अभिक्रिया की दर बदल देता है उसे उत्प्रेरक एक पदार्थ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? तो किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है दोस्तों, तो डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। डायोप्टर रहेगा, ठीक है, डायोप्टर। अगला प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि किससे परमाणु का निर्माण होता है? किससे परमाणु का निर्माण होता है? तो उत्तर लिखना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर दोस्तों इन परमाणु का निर्माण होता है। जब भी पूछे कि परमाणु का निर्माण किससे होता है, तो आपको तीनों याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से परमाणु का निर्माण होता है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज किसने की है और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। ठीक है ना, कमेंट करना जरूर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। कितने परसेंटेज अगर पूछ दे तो 78% उपस्थित है। ठीक है, और पूछ दे ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज पाई जाती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है। ठीक है ना, ये सभी आप याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते बार बार पूछे जाते हैं कि जल का, चलिए प्रश्न अगला रहा, जल का हिमांक जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा, या मिल जाएगा जल का हिमांक कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक होता है। अगला प्रश्न, आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, आइए धारा जिसे अंग्रेजी में करंट कहते हैं, सब भी याद रखते रहिएगा दोस्तों। धारा की इकाई क्या है? कहीं मिल गया आपको करंट की इकाई क्या है? तो उत्तर में दोस्तों हमेशा आंसर क्या होगा? एम्पियर होगा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, सभी क्वेश्चन नोट करते हुए चलना दोस्तों, क्योंकि इस बार आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण दोस्तों सूर्य में सतत ऊर्जा क्या
मुक्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों नोट करते हुए चलना दोस्तों। इस अगला प्रश्न रहा दोस्तों, जब भी एग्जाम में पूछे, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा इस बार भी अब जो भी तैयारी कर रहे हैं NTPC RRC जितने भी आपके यहाँ आगामी आने वाले एग्जाम में, समझिए यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले। जब भी पूछे किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो भूकंप का झटका मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आपको ऐसे भी पूछ देगा एग्जाम में कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, सिस्मोग्राफ है। अगला प्रश्न नोट करते हुए चलना दोस्तों, कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलना होता है, क्यों होता है? कभी आप देखें हैं कि उबलते पानी जितना नहीं जलता है उसके भाप से ज़्यादा जलन महसूस होता है। तो दोस्तों क्योंकि आप जानते रहिए कि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह पानी के ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, कि कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो दोस्तों कपास के बीज से कपास का रेशा निकाला जाता है। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, इसी के जस्ट बाद आपका मॉक टेस्ट होगा, देखते हैं कितना है किसमें दम। चलिए प्रश्न रहा, यकृत जिसे लीवर कहते हैं इंग्लिश में, का मुख्य कार्य क्या है? यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना ही यकृत का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न रहा, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो पर्णहरित के कारण दोस्तों पत्तियां हरी होती हैं। अगला प्रश्न नोट करना दोस्तों, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है? भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? तो अरक्तता होता है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है? मानव शरीर का जो रक्त होता है वह शुद्ध कहाँ होता है? तो दोस्तों फेफड़ों में होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 72 बार, 1 मिनट में वह 72 बार धड़कता है। ठीक है ना। चलिए अगला आइए 43वां, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं इंग्लिश में, खाने को सोडा का सूत्र क्या है? तो दोस्तों नोट कर लेना, NaHCO। क्या है? ये खाने का सोडा है, रासायनिक नाम। अगला प्रश्न, कार्बन क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, जब भी पूछे कार्बन क्या है तो कार्बन अधातु है। ठीक है, क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न रहा, कि दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनका दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि ग्रहों को कक्षा में बांध रखने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? तो क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से हस्तांतरित होती है? तो दोस्तों विकिरण गति से हस्तांतरित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों रहा, कि मीथेन गैस कैसे बनती है? मीथेन गैस कैसे बनती है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइन के साथ गर्म करने पर दोस्तों मीथेन गैस बनती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न 50वां प्रश्न आपका स्क्रीन पे, कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य डिफरेंट क्या होता है? तो दोस्तों चुंबकीय फलकीय संरचना एवं षडकोशीय संरचना का अंतर होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी जरूर कमेंट करके बताना प्यारे साथियों। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।